हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के 120 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 120 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि सचिवालय सहायक या आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, ये जो दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी का फुल सार संग्रह होगा। दोस्तों, ये 125 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और केमिस्ट्री का इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इस क्रम में प्रश्न पीरियोडिक टेबल का। इस पीरियोडिक टेबल में जो है दोस्तों 118 कुल 118 तत्व हैं। 118 तत्व में से जो है 18वां तत्व 118वां तत्व जो है दोस्तों 118वां तत्व जो है 18 ग्रुप के तत्व है। 18 ग्रुप के तत्व जो है 118वां है, जिसमें कुल तत्व 7 तत्व है। ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो है दोस्तों ये कुल 7 तत्व है। 18वें ग्रुप के कुल 7 तत्व है। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न इस क्रम में। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। आज तक हमें 118 तत्व ज्ञात हुए जिसमें से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो आज तक जो प्राकृतिक रूप से 98 तत्व पाए जाते हैं और जो लैब में बनाया गया है वो 20 तत्व है। तो कुल तत्व 118 हो जाता है। सबसे पहले तत्वों के धातु और अधातु में वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया? तो लेवेजुएर ने सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करने का प्रयास किया। किसने तत्व के वर्गीकरण के लिए 3 तत्व वाले समूह को चुना और उन समूह को त्रिक कहा? तो ये ड्वेरनर जो है त्रिक सिद्धांत को जो है ड्वेरनर ने समूह के त्रिक सिद्धांत को ड्वेरनर के त्रिक के अनुसार 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग होते हैं औसत। तो ये दोनों जो है औसत होता है 7 और 39। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 46। तो इनका औसत जो होता है 2 है, तो इसका 23 हो जाएगा। तो ये जो है इनके औसत के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ड्वेरनर ने ज्ञात तत्वों में कितने त्रिक को ज्ञात किया? तो ये 3 त्रिक को जो है 3 त्रिक सिद्धांत को जो है ड्वेरनर ने ज्ञात किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ड्वेरनर द्वारा ज्ञात त्रिक में से एक नहीं है? तो ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, उसके बाद कैडमियम, स्टेनेशियम और बेरिलियम ये है। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये तीनों है और ये नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ड्वेरनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा? अगर बोल रहा है पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस, पहला और तीसरा जो है फास्फोरस और एंटीमनी, ये फास्फोरस और ये एंटीमनी है। तो त्रिक का दूसरा सदस्य क्या है? तो दूसरा सदस्य जो है दोस्तों ये आर्सेनिक होगा। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण में कुल कितने तत्व विद्यमान थे? तो न्यूजीलैंड द्वारा जो है 56 तत्व जो है विद्यमान थे। न्यूजीलैंड द्वारा जो तत्वों को वर्गीकरण किया गया था उस समय। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण में पहला और अंतिम क्रम से कौन सा तत्व है? तो पहला हाइड्रोजन और अंतिम तत्व जो है थोरियम था। न्यूजीलैंड द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था तत्वों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूजीलैंड ने किया था दोस्तों। यहाँ पे पहले तत्व का गुणधर्म पहले 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। यहाँ पे देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो यहाँ पे एक दूसरे के गुणधर्म के समान है। ये न्यूजीलैंड का नियम था। अगला है, न्यूजीलैंड के अष्टकों के नियम में भिन्न तत्वों को कौन सा अंतिम तत्व है? तो थोरियम जो है न्यूजीलैंड के अष्टक के नियमों में भिन्न तत्वों में से अंतिम तत्व है। न्यूजीलैंड की आवर्त सारणी में 10वां तत्व निम्न में से किसके जैसा दिखता है? तो 10वां तत्व जो है तीसरे के जैसा दिखता है। 10वां तत्व तीसरे के जैसा दिखता है। अगला प्रश्न, लोहे जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा जाता है। यह किसकी कमियों के साथ होता है? तो ये न्यूजीलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जो है
लोहे जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा जाता है। तो ये न्यूजीलैंड के अष्टक के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूजीलैंड के अष्टक के नियम को कमी को बताता है? तो यह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। ये केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो पाया और प्रकृति में केवल 56 तत्व ही होने की परिकल्पना की थी। ये जो है न्यूजीलैंड के अष्टक नियम को बताता है। ये सभी जो है सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल 63 तत्व जो है मौजूद थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों को पता लगाने के लिए मेंडलीव ने किन तत्वों से बने यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया? तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने तत्वों पर अपना ध्यान जो है केंद्रित किया था मेंडलीव ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा प्रश्न है। मेंडलीव द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में गलत कथन चुने। तो रासायनिक गुणधर्मों को पता लगाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चुना, क्योंकि अत्यंत यह सक्रिय होता है और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाता है। ये बिल्कुल सही है। वर्गीकरण के लिए कार्ड का इस्तेमाल किया, ये भी सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उन्होंने मुख्यतः हाइड्रोजन और ऑक्साइड बनाया, ये भी सही है। ये तीनों सही है। बाकी ये जो है दोस्तों, ये डी गलत है। परमाणु संख्या उनका मुख्य आधार था, परमाणु संख्या इनका मुख्य आधार नहीं था। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यह कथन किसका है? तो ये मेंडलीव का है। तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है, ये जो है मेंडलीव का गुणधर्म है। अगला है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे है? तो ये मेंडलीव के जो है तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में इक्का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो ये गैलियम जो है इक्का एल्यूमिनियम का जगह लेता है दोस्तों, और ये जर्मेनियम जो है इक्का सिलिकॉन का जगह लेता है, और ये स्कैंडिनियम जो है इक्का ब्रोन का जगह लेता है। तो इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, इक्का एल्यूमिनियम का जगह गैलियम लेता है। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक जो है मेंडलीव को कहा जाता है। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में कुल आवर्त मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में कुल आवर्त जो है, कुल आवर्त और समूह कितने हैं? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल जो है 6 आवर्त और 8 वर्ग है, 8 वर्ग है। इस तरह इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 8 है दोस्तों। अगला प्रश्न, मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्तमान स्वरूप को कुल कितने आवर्त के वर्ग में उपस्थित है? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्तमान स्वरूप में कुल कितने आवर्त वर्ग हैं? तो यहाँ पे जो है 7 आवर्त है, 7 जो है दोस्तों आवर्त है, और 9 ग्रुप है, 9 वर्ग जो है इसका है, 9 ग्रुप। इस तरह इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। बी प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो दोस्तों परमाणु संख्या पे आधारित है। याद रखिएगा, ये आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर नहीं आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म उनके आवर्त का फलन होता है। तो परमाणु संख्या के जो है फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या के फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या क्रमशः है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18 है। एक ही तत्व में स्थित तत्वों की परमाणु में क्या समान होता है? तो एक ही तत्व में स्थित तत्वों के परमाणु में जो है
कोषों की संख्या जो है समान होता है। एक ही समूह में स्थित तत्वों के परमाणु में क्या समान होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक ही समूह में स्थित तत्वों के परमाणु में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। एक परमाणु के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक में नियत कोष की संख्या को दर्शाता है। तो ये जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो n नाभिक में नियत एक परमाणु कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या सूत्र पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक में नियत कोष की संख्या को दर्शाता है। तो ये 2n² जो है ये नाभिक में नियत कोष की संख्या को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के तीसरे कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो पहला कक्षा KLM और तो ये KLM, तो ये जो m कक्षा में जो है परमाणु की संख्या 3 होता है। तो ये 2n², तो इसका 18 हो जाएगा। तो ये परमाणु की कक्षा में अधिकतम संख्या 18 होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या में हमें क्या पता चलता है। तो परमाणु त्रिज्या में परमाणु का आकार का पता चलता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 36 पिकोमीटर होती है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 36 पिकोमीटर होती है। और 1 पिकोमीटर बराबर दोस्तों होता है 10⁻⁻12 मीटर, 1 पिको बराबर। अगला प्रश्न है, सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। देखिएगा, लेफ्ट से राइट जाने पर जो है साइज घटता है, और यही ग्रुप में जो है ऊपर से नीचे आने पर जो है साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। सामान्यतः समूह में उत्तर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर जो है परमाणु का आकार बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु के संबंध में सत्य है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, बिल्कुल सही है। ये विद्युत धनात्मक होती है, ये भी सही है। इसके बाह्यतम कोष में 1 2 3 होता है, ये सही है। तो निम्नलिखित में से धातु, तो जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13। तो इस स्थिति में इसका जो है सोडियम का जो है 2 8 3 हो जाएगा। उसके बाद सॉरी दोस्तों 2 8 1 हो जाएगा, उसका 2 8 2 हो जाएगा, इसका 2 8 3 हो जाएगा। तो ये जो है 1 2 3, ये बाह्यतम का कोष में 1 2 3 होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से क्या आवर्त से में बाएं से दाएं पर घटता है और समूह के ऊपर नीचे आने पर बढ़ता है। तो ये धात्विक लक्षण, परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या, ये जो है बाएं से दाएं जाने पर घटता है और समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या है नीचे से ऊपर आने पर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती हैं। तो ये धातु को अधातु से जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद स्ट्रोनेशियम और टेलियम, जर्मेनियम, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, इसका देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती हैं। तो ये धातुओं को अधातु से जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती है। जो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक के बाद टेरिलियम, उसके बाद पोलोनियम, ये जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर कौन सा तत्व आते हैं। तो उपधातु जो है आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर। सॉरी दोस्तों, बारिश होने रहा है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 उपधातु हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 उपधातु हैं, याद रखिएगा, जो कुल 7 उपधातु हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु अर्धधातु नहीं है। तो ये एस्टीटाइन जो है दोस्तों, एस्टीटाइन ये उपधातु नहीं है। और ये पोलोनियम, ट्यूरेलियम और बोरॉन, ये तीनों जो है उपधातु है। एनसीईआरटी में है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगला है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ये कथन असत्य है।
क्योंकि परमाणु को त्याग नहीं करता है। और ये तत्वों के धात्विक प्रकृति घटती है, ये बिल्कुल सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। इसके ऑक्साइड अधिकतम अम्लीय हो जाती है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्व X और Xl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनता है जो ठोस है, जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? तो ये जो है X और ये Cl2 है, यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे Cl जो है एक है और X2 है, तो इसको क्रॉस में होगा तो ये X2 हो जाएगा और Cl1 हो जाएगा, तो ये X2 मैग्नीशियम का होता है, तो ये B हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित किस परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इसका तत्व परमाणु संख्या क्या है? तो इसका तत्व परमाणु संख्या जो है 17 होता है, 17। किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 287 है, तो इसकी परमाणु संख्या 17 हो जाएगा। अगला है, किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो यह तत्व कौन सा है? तो ये मैग्नीशियम है। क्लोरीन का जो दोस्तों, क्लोरीन का थाउस। किसी तत्व के परमाणु में कुल 2 कोष हैं और संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो है तो कैल्शियम है। किसी तत्व के परमाणु में कुल कोष 2 है और संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो कैल्शियम है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों याद रखिएगा 2 कोष वाले जो है दोस्तों, ये 2 कोष वाले जो है ये दूसरा आवर्त का तत्व है, दूसरा आवर्त का तत्व है। अगला प्रश्न है, वह तत्व कौन सा है जिनके परमाणु में कुल 3 कोष है और संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है? तो सिलिकॉन है दोस्तों, जिसके परमाणु में कुल 3 कोष है और संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल धातु, उपधातु और अधातु की संख्या क्रमशः कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल धातु जो है एक दोस्तों 91 है, और 7 जो है उपधातु है और 20 जो है अधातु है। कुल 118 तत्व में से धातु जो है 91 है, धातु 91, और 7 जो है नॉन मेटल उपधातु, सॉरी दोस्तों 7 जो है नॉन मेटल उपधातु है, और ये 20 जो है, सॉरी दोस्तों 20 जो है यहाँ पे अधातु है और 7 जो है उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी को कुल 4 ब्लॉक में जो है बांटा गया है, S, P, D और F। याद रखिएगा S और DF जो है, SDF ब्लॉक में जो है केवल धातु मिलेगा, और P ब्लॉक में जो है, P ब्लॉक में ये धातु, अधातु और उपधातु तीनों मिलेगा। P ब्लॉक में जो है धातु, अधातु और उपधातु तीनों मिलेगा, और ये SPD और SDF में जो है सिर्फ धातु मिलेगा, SDF ब्लॉक में। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के S ब्लॉक में कुल कितने तत्व उपस्थित होते हैं? तो आवर्त सारणी के S ब्लॉक में कुल दोस्तों 13 तत्व हैं, 13 तत्व है, याद रखिएगा। S ब्लॉक में कुल 13 तत्व हैं, हीलियम को छोड़ करके कुल 13 तत्व है। अगर हीलियम दे दिया रहेगा तो 14 तत्व हो जाएगा। अगला है, आवर्त सारणी में P ब्लॉक और D ब्लॉक में क्रमशः कुल कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी के P ब्लॉक में 37 और D ब्लॉक में जो है 40 हो जाएगा। आवर्त सारणी में कुल गैस तत्व कितने हैं? तो आवर्त सारणी में कुल गैस तत्व जो है 11 है। आवर्त सारणी में कुल गैस तत्व जो है 11 है, याद रखिएगा। कुल गैस तत्व 11 है, जिसमें से नोबेल गैस जो है सिर्फ नोबेल गैस 6 गैस हैं, नोबेल गैस 6 गैस है। वो जो है 6 गैस जो है हाइड्रोजन, उसके बाद नियॉन, आर्गन, जेनॉन और क्रिप्टॉन और रेडॉन, ये जो है 6 अक्रिय गैस है। और 5 जो है, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पे जो आवर्त सारणी में कुल तत्व 11 है, जिसमें से 6 सक्रिय अक्रिय गैस नोबेल गैस है, जो हीलियम, उसके बाद नियॉन के बाद आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन,
इतना 6 जो है अक्रिय गैस और 5 जो है नोबेल गैस है। ये नोबेल गैस है। 5 जो है जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ये जो है टोटल हो गया 5 इधर और 6 इधर, टोटल 11 जो है आवर्त सारणी में है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है? तो 2 ऐसा आवर्त सारणी के तत्व है जो कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है। एक ब्रोमीन और दूसरा मरकरी। एक ब्रोमीन और दूसरा मरकरी जो है कमरे की ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। अगला है, आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी का अंतिम तत्व ऑग्नीशियम है। ऑग्नीशियम है। ये ग्रुप 18वें ग्रुप का तत्व है दोस्तों। 18वें ग्रुप का तत्व है और 18वें ग्रुप को जो है 9A भी कहा जाता है। 9A भी कहा जाता है 18वें ग्रुप के तत्व को। और सबसे ज़्यादा जो है 9A में ही सबसे ज़्यादा गैस इसी ग्रुप में जो सबसे गैस वाला जो है तत्व है। अगला है, समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो समूह 18 के तत्वों को अक्रिय या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। समूह 18 के तत्व को अक्रिय या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अगला है, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस तत्व की संख्या कितनी है? तो अक्रिय गैस तत्व की संख्या 6 है, जो बताया था। हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद जो है रेडॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शून्य समूह का तत्व है? तो ये हीलियम जो है एक शून्य समूह का तत्व है। याद रखिएगा, शून्य समूह के तत्व के सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिर्फ इस हीलियम को छोड़कर शून्य जीरो समूह के जीरो वर्ग के जितने भी तत्व है उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आज का सेशन आज यहीं तक देखेंगे दोस्तों। 2 पार्ट में इस पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे अगर वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जो कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।